नमस्कार साथियों, मैं ऋषभ सिंह अपने YouTube चैनल अर्थग्राफी के माध्यम से आज के अपने इस वीडियो में हम विश्व पर्यावरण दिवस की बात करेंगे। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आएगा और आप इसे लोगों तक पहुंचाएंगे, अर्थात शेयर करेंगे। पर्यावरण से संबंधित एक मेरा खुद का कथन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और अपने आप में तमाम प्रकार की संभावनाओं और विशेषताओं को शामिल किए हुए हैं। यह कथन है कि एक छोटा सा कदम खुद की ओर अर्पण, हमारा सब कुछ हमारा पर्यावरण। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे लिए हमारा पर्यावरण कितना महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में पूरा विश्व पर्यावरण दिवस मना रहा है। विश्व पर्यावरण 2021 से संबंधित है और इसका जो मेज़बान देश है पाकिस्तान है। साथ ही साथ इसके साथ जो संस्था लगी हुई है वह है UNEP। यह एक UNO की पर्यावरण से संबंधित संस्था है। इस विश्व पर्यावरण दिवस का जो थीम है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम। यहाँ पे हम आपको बतला देना चाहते हैं कि हम सभी लोग जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वाक्य इस्तेमाल कर रहे हैं, वह है विश्व पर्यावरण दिवस। तो विश्व पर्यावरण दिवस कहीं ना कहीं केवल पृथ्वी से संबंधित है, लेकिन अगर हमें उससे ऊंचे लेवल पर, उससे ऊंचे स्तर पर लेके जाना है तो हमें इसको सृष्टि पर्यावरण दिवस के नाम से संबोधन करना होगा। सृष्टि पर्यावरण दिवस अर्थात यूनिवर्स एनवायरनमेंट डे। क्योंकि आए दिन हम पर्यावरण से संबंधित तमाम प्रकार की चर्चाएं करते रहते हैं, लेकिन 5 जून को ही हम एक बहुत बड़े स्तर पर पर्यावरण से संबंधित चिंताओं को हम व्यक्त करते हैं और जो समस्याएं होती हैं उससे निपटने के लिए बहुत सारी चीज़ों को अपने साथ लेकर के आते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन लेके आते हैं, समाधान लेकर के आते हैं। तो जो मेज़बान देश पाकिस्तान के द्वारा विश्व पर्यावरण 2021 मनाया जा रहा है या उसके नेतृत्व में तमाम प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उसका थीम पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली है। पारिस्थितिकी तंत्र यह एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग 1935 ईस्वी में A.G. टांसले महोदय ने किया था और यह जीव जंतु तथा उनके समुदायों के आसपास जो पर्यावरण है उनके साथ जो अध्ययन था जीव जंतुओं का, उनके अपने पर्यावरण के आसपास का जो संपूर्ण अध्ययन था उसे ही पारिस्थितिकी तंत्र कहे थे। पारिस्थितिकी से संबंधित बहुत सारे शब्द आते हैं। सबसे पहले आता है आपका पारिस्थितिकी। इसका प्रयोग 1869 ईस्वी में अर्नेस्ट हैकल महोदय ने किया था। पारिस्थितिकी निकेत 1917 ईस्वी ग्रिनेल्स महोदय। पारिस्थितिकी तंत्र 1935 ईस्वी A.G. टांसले। इसके बाद आता है गहन पारिस्थितिकी, डीप इकोलॉजी कहते हैं इसको। इसका प्रयोग अर्नेस्ट गेस ने किया था। फिर मानव पारिस्थितिकी हार्लेन बैराज जो कि एक अमेरिकी विद्वान थे, इन्होंने किया था। पारिस्थितिकी पिरामिड्स चार्ल्स एल्टन महोदय ने इसका प्रयोग किया था। आदि पारिस्थितिकी से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ हैं ये। यहाँ पर जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है यह संयुक्त राष्ट्र दशक का प्रारंभ है। संयुक्त राष्ट्र दशक का मतलब यह है कि दशक जो होता है 10 साल से संबंधित होता है, तो वर्ष 2021 का यह प्रारंभ है। दशक का एक प्रकार से प्रारंभ है जो कि 2030 तक चलता रहेगा। और यहाँ पे जो पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली है वो कई रूप ले सकती है। पेड़ों को उगाना, शहरों को हरा भरा करना, बगीचों को फिर से बनाना, आहार बदलना, नदियों और तटों की सफाई करना। यहाँ पे इससे पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली से संबंधित कुछ उप श्रृंखलाएँ हैं। बात करते हैं सामान्य परिचय की। सामान्य परिचय के अंतर्गत हम यह देखेंगे कि किस प्रकार से विश्व पर्यावरण दिवस जो है चर्चा में आया। यह दिन पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में मनाया जाता है। यह प्रक्रिया 5 जून 1972 से UNO द्वारा अमल में लाई गई, जबकि पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया। 5 जून 1972 को एक सम्मेलन हुआ था
स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। और उसी समय सबसे पहले विश्व के जितने भी देश हैं वो सब पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित चीज़ों पर चर्चा किए थे। तब लोगों को लगा कि हाँ, एक ऐसा दिन होना चाहिए जिस दिन पूरा विश्व केवल पर्यावरण के बारे में सोचे। इसी सम्मेलन में UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जन्म हुआ। यह दिन पर्यावरणीय मुद्दों जैसे भोजन की बर्बादी और नुकसान, जंगलों की कटाई, ग्लोबल वार्मिंग, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं आदि से बचाव और भविष्य में आने वाले खतरों से आगाह करने के लिए प्रतिवर्ष सक्रियता से मनाया जाता है। आगे बात करेंगे पर्यावरण से संबंधित ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। पर्यावरण का ना तो कोई निश्चित क्षेत्र है और ना ही कोई आकार। यह अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड के अस्तित्व को समेटे हुए है, जिसमें खरबों आकाशगंगाएं अर्थात मंदाकिनी जैसी, प्रत्येकों में अरबों तारे अर्थात सूर्य जैसे एवं उनके सदस्य जैसे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु और इन सब में माँ रूपी जीवनदायिनी ग्रह पृथ्वी समाहित है। तो हमारे पर्यावरण का अस्तित्व ब्रह्मांड के साथ है, ब्रह्मांड के विकास के साथ है। आज से लगभग 15 अरब वर्ष पहले अर्थात हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ ही पर्यावरण का फलना फूलना आरंभ होता है। पर्यावरण का हमारे लिए उपयोगिता तब हुई जब आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले सूर्य से जीवनदायिनी ग्रह माँ पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का पाया जाना पर्यावरण से प्रत्यक्ष संबंधित था, है और रहेगा। यानी पृथ्वी का पर्यावरण जितना ही संतुलित रहेगा, पृथ्वी पर जीवन का संचार उतने ही अच्छे तरीके से होता रहेगा। माँ पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ साथ पर्यावरण का रूप भी विकसित होता गया तथा यह अंतर स्पष्ट करना कठिन हो गया कि पृथ्वी से पर्यावरण है कि पर्यावरण से पृथ्वी। सामान्य रूप से यह कहा जा सकता था कि दोनों ही एक दूसरे के पर्याय थे, हैं और रहेंगे। पृथ्वी पर सबसे पहला जीवन आदि सागर में प्रारंभ हुआ तथा समय के साथ जीवों के विकास का क्रम चलता रहा। तदोपरांत आज से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व आधुनिक मानव के पूर्वज का जन्म हुआ। प्रारंभ में मानव की आवश्यकताएं सीमित थी तथा वह पर्यावरण का मित्र कहलाया, किंतु समय के साथ मानव ज्ञान की अभिवृद्धि के कारण पर्यावरण में क्रमिक ह्रास होता गया। पर्यावरण में यह कमी 16वीं सदी तक अत्यंत ही मंद गति से होता रहा, किंतु तत्कालीन हुए औद्योगिक क्रांतियों के कारण पर्यावरण में तीव्र गति से ह्रास होना प्रारंभ हो गया। इस दौरान प्रमुख समस्या यह रही कि पर्यावरणीय माता पृथ्वी के स्वास्थ्य पर मानव समुदायों ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अपवादों को छोड़कर, इन अपवादों में एक विश्नोई करके महिला आती हैं और जो आपका चिपको आंदोलन था, ये प्रमुख आंदोलन आते हैं जो पर्यावरण से संबंधित चीज़ों पर ध्यान दे रहे होते हैं, लेकिन यदा कदा कुछ लोग ध्यान देते थे। प्रख्यात पर्यावरणविद एलन चर्चिल सैंपुल, यह एक अमेरिकी विद्वान है, महिला विद्वान है और नियतिवाद की प्रबल समर्थक है, यानी प्रकृतिवाद इनके रंग रंग में बसा है। इनका कहना था, ध्यान से सुनिएगा, इनका कहना था कि मनुष्य भूतल की उपज है। इसका तात्पर्य मात्र यही नहीं कि पृथ्वी उसकी जननी है, अर्थात वह इसके धूल कणों से निर्मित है। प्रत्युत पृथ्वी ने उसका सही अर्थों में पालन पोषण किया है, उसे खिला पिलाकर पुष्ट किया है, उसके लिए कार्य निर्धारित किए हैं, उसके विचारों को दिशा प्रदान की है, उसके समक्ष ऐसी समस्याएं प्रस्तुत की है जिनसे जूझते हुए उसका शरीर बलिष्ठ बनता है तथा बुद्धि प्रखर होती है, उसके लिए जल संरक्षण तथा सिंचाई की आवश्यकताएं उत्पन्न की हैं तथा इन सब के समाधान हेतु सुझाव भी इंगित कर देती है। यहाँ पे पृथ्वी और मानव के संबंधों को बतलाया गया है तथा यह कहा गया है कि पृथ्वी पूरी तरह से किसको कंट्रोल में करती है? मानव समुदाय को।
अपने अनुसार उसको पालती पोसती है, डेवलप करती है और उसके सामने ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करती है जिससे मानव जो है समस्या ग्रसित हो जाए और फिर समाधान भी प्रस्तुत करती है। बात करते हैं पर्यावरण से संबंधित वर्तमान परिप्रेक्ष्य की। वर्तमान समय में हम बहुत सारी पर्यावरणीय समस्याओं से जूझ रहे हैं। यह समस्याएं स्थानिक स्तर वायु प्रदूषण के रूप में व वैश्विक स्तर वैश्विक तापन के रूप में तीव्र गति से व अधिक बारंबारता से परिलक्षित हो रही हैं। अगर हम यह कहें कि वर्तमान समय में पर्यावरणीय समस्याएं बीमारियों का रूप ले रही हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में विश्व इसी समस्या से ग्रसित है। पर्यावरण तथा मानव के वर्तमान संबंधों की बात करें तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मनुष्य अपने पर्यावरण को लेकर पहले से ज़्यादा सक्रिय व सकारात्मक सोच का हो गया है। अर्थात अगर किसी जगह पर वृक्षों की कटाई चल रही है तो निश्चित रूप से कहीं पौधारोपण भी हो रहा है। वैश्विक स्तर पर व्याप्त समस्याएं यथा वैश्विक तापन संपूर्ण विश्व को एक साथ प्रभावित कर रही है, किंतु स्थानीय स्तर पर व्याप्त समस्याएं क्षेत्र विशेष को बहुत ही तीव्रता से प्रभावित कर रही हैं। जैसे सर्दियों में दिल्ली की स्थिति हो जाती है वायु प्रदूषण को लेकर। यह हो गया पर्यावरण से संबंधित वर्तमान परिप्रेक्ष्य। आगे देखते हैं कि पर्यावरण के विकास में कुछ सकारात्मक पहलू क्या क्या हैं। बात अगर पर्यावरण विकास के सकारात्मक पहलू की करें तो किताबें भरी पड़ी हुई हैं। अर्थात कागज़ पर सकारात्मकता ही सकारात्मकता, किंतु पटल पर परिलक्षित नहीं। पर्यावरण के विकास से संबंधित बहुत सारे तथ्य, बहुत सारी चीज़ें किताबों में बिल्कुल समाहित हैं, कागज़ों पर अच्छे से सजाई गई हैं, किंतु ज़मीनी स्तर पर हकीकत कुछ और है। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित हैं। पहला है, पर्यावरण विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सकारात्मक पहलू भारत व विश्व के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों की अधिकता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताएं सीमित व ज़रूरत पर आधारित होती हैं, जिससे पर्यावरण के विकास में किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं हो पाता है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू सामाजिक संगठनों की सक्रियता से संबंधित है, जिसमें व्यक्तिगत नेतृत्व सर्वप्रधान होता है। अगला है, विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा समय समय पर पर्यावरणीय जागरूकता से संबंधित सम्मेलनों का आयोजन करना। और अंतिम है मौसमी वृक्षारोपण। जुलाई के पहले सप्ताह को विश्व वन सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उस समय मानसून सक्रिय रहता है, बारिश हो रही होती है, तो पेड़ों वगैरह के लिए एक अनुकूल परिस्थिति होती है उनका लग जाना। बहुत सारी सरकारें, स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, इस समय बहुत बड़े स्तर पर वृक्षारोपण करती हैं। तो एक प्रकार से ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं, इससे पर्यावरण को हम अधिक शक्तिशाली कर सकते हैं। आगे बात करते हैं पर्यावरण के विकास में नकारात्मक पहलू। पर्यावरणीय शिक्षा तथा जागरूकता अभियान का सीमित क्षेत्रों तक प्रभाव। पर्यावरण शिक्षा तथा जागरूकता अभियान का सीमित क्षेत्रों में प्रभाव। कुछ विशेष दिन ही पर्यावरण के बारे में सोचना, यह एक बहुत बड़ी बात है। साल के 365 दिन निकल जाते हैं, उसमें से एक दिन आता है 5 जून, और संपूर्ण संसार 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में सोच रहा होता है, पर्यावरण से संबंधित चिंताओं को व्यक्त कर रहा होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पर्यावरण के विकास के बारे में नित्य प्रतिदिन हर क्षण हर पल सोचना चाहिए लोगों को। पर्यावरण के विकास से संबंधित जो कार्य किए जा रहे हैं, हालांकि कार्य तो बहुत ही महत्वपूर्ण किए जा रहे हैं, चाहे वो वनारोपण से संबंधित हो गया, चाहे वो वायु प्रदूषण से निपटने का कार्य हो गया, जितने भी पर्यावरण से संबंधित कार्यों, विकास के कार्यों को किए जा रहे हैं वो सभी बहुत अच्छे हैं। लेकिन समस्या क्या है, यह कच्छप गति से इनका क्रियान्वयन हो रहा है।
यानी बहुत ही धीरे गति से ये आगे बढ़ रहे हैं। औद्योगिक विकास की अंधी दौड़। अब अगर औद्योगिक विकास की बात आई गई है, उसके अंधी दौड़ की बात आई गई है, तो जब कोविड-19 2020 की पहली लहर थी, या कोविड-19 की पहली लहर थी, उसके पहले निरंतर ऐसा कभी नहीं हुआ था कि भारत के या विश्व के जितने उद्योग धंधे हैं कभी वो बंद पड़े थे। लेकिन उस 8 से 9 महीने के लॉकडाउन में या 6 से 7 महीने के लॉकडाउन में जो स्थिति हुई, संपूर्ण उद्योग धंधे बंद हो गए। यानी उन 6 से 7 महीनों में पर्यावरण को कहीं पर किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाया गया। परिणाम क्या हुआ? पर्यावरण हमारा अत्यधिक मजबूत हो गया, वह संतुलित हो गया पूरी तरह से। ओजोन परत का जो स्तर था वो पता नहीं कितने साल पहले के स्तर पर आ गया। यानी पूरा पर्यावरण हमारा संतुलित हो गया। और शायद यही कारण था कि भारत जैसे देश कोविड-19 की उस पहली लहर से कम प्रभावित हुए। क्यों? क्योंकि पर्यावरण अपने आप को शक्तिशाली कर लिया था। वह हमारे सामने ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर दी जिससे लगा कि हाँ, कोविड-19 जो है ख़त्म हो गया। और जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है, चीज़ें सामान्य होती हैं, उद्योग धंधों या औद्योगिक कारखानों का प्रारंभ होता है, तो कहा जाता है कि जिस गति से ये अपना उत्पादन लॉकडाउन के पहले करते थे, कोविड-19 की पहली लहर के लॉकडाउन के पहले करते थे, उसकी कई गुनी गति से। यानी अगर लहर के पहले 10 घंटे अपने कारखानों का संचालन करते थे, तो लॉकडाउन खुलने के बाद ये 24 घंटे अपने कारखानों से उत्पादन करने लगे। यानी हमारा पर्यावरण जितनी तीव्रता के साथ अपने आप को मोटिवेट किया था, अपने आप को संतुलित किया था, उसकी कई गुना तीव्रता के साथ उसका खात्मा होने लगा। पर्यावरण हमारा असंतुलित होने लगा। कारण क्या हुआ? कोविड-19 की दूसरी लहर आ गई और उतनी ही शक्तिशाली से आई है। तो कहीं ना कहीं हम पर्यावरण और कोविड को एक दूसरे से इंटरलिंक्ड कर सकते हैं, एक दूसरे को जोड़ सकते हैं कि पर्यावरण प्रभावित होता है तो कोविड-19 शक्तिशाली होता है, पर्यावरण मजबूत होता है तो कोविड-19 कमज़ोर होता है। तो कहीं ना कहीं यह संबंध दोनों के बीच चलता आ रहा है। भौतिक सुख संसाधनों की प्राप्ति का उद्देश्य वर्तमान में जो जनजीवन है, जनजीवन का मतलब यहाँ पे केवल मानव से संबंधित है। इसकी तमाम प्रकार की आवश्यकताएं हैं जो भौतिक सुख संसाधनों की प्राप्ति में लगी हुई हैं। चलिए आगे देखते हैं। पर्यावरणीय संतुलन स्थापित करने, संरक्षित करने व वर्तमान तथा भविष्य में मानव तथा पर्यावरण के संबंधों को सकारात्मकता के साथ स्थापित करने के संदर्भ में यहाँ पर मेरा कुछ अपना खुद का विचार है। जहाँ तक मेरे स्वयं के विचार हैं वह इस प्रकार हैं। बात अगर पर्यावरण संरक्षण की करते हैं तो वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व इस तरफ ध्यान केंद्रित किए हुए हैं, जिसमें भारत भूमि का योगदान सर्वप्रमुख है। वर्तमान समय में पर्यावरण के संदर्भ में भारत भूमि की सोच अन्य देशों की तुलना में सराहनीय है। यहाँ पर पर्यावरण को संरक्षित, पोषित व संतुलित करने से संदर्भित कुछ तथ्य शामिल किए गए हैं जो विशेषतया भारत भूमि के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे कुछ मेरे द्वारा बिंदुओं के माध्यम से कुछ फैक्ट्स बताए गए हैं, तथ्य बताए गए हैं कि उसके आधार पर हम अपने पर्यावरण के बारे में अच्छे से सोच सकते हैं, उसको अच्छे से संगठित कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। पहला पॉइंट है पर्यावरण से संबंधित आयोजित कार्यक्रमों व सम्मेलनों को व्यवस्थित तरीकों से क्रियान्वयन करना, अर्थात अर्श से फर्श की तरफ। बात अगर सम्मेलनों की करें या आयोजनों की करें तो बहुत बड़े स्तर पर लोग इसको सफल कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे छोटे स्तर को भूल जा रहे हैं। बड़े स्तर में जैसे हमारा जो देश का मुखिया होता है वो आता है, वो इसके बारे में ज़्यादा सोचता है, वो कार्य करता है। जो मंत्रालय होता है वो इसके बारे में सोचता है। लेकिन जो छोटा स्तर है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र हो गया
यह अभी इन आयोजनों से, इन कार्यक्रमों से बहुत ही दूर है। इसको पता ही नहीं क्या होता है विश्व पर्यावरण दिवस, ये अपने काम में मस्त है। अगला पॉइंट है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आयोजनों का क्रियान्वयन पर्यावरण का केंद्र कहे जाने वाले ग्रामीण क्षेत्रों से प्रारंभ करना। यहाँ पे हम अपना सूत्र फर्श से अर्श की तरफ कर सकते हैं, क्योंकि पर्यावरण का जो केंद्र है वो ग्रामीण क्षेत्र है, या पर्यावरण की जो सबसे छोटी इकाई है वो है ग्रामीण पर्यावरण। तो अगर हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों को डेवलप करते हैं, पर्यावरण से संबंधित चीज़ों को शामिल करते हैं या संरक्षण से संबंधित चीज़ों को शामिल करते हैं, तो हमारा पर्यावरण बहुत ही अच्छा होगा। दूसरा पॉइंट है कि पर्यावरणीय शिक्षा को पर्यावरण के स्तर के आधार पर प्राथमिक, जूनियर, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, स्नातक व परस्नातक स्तर के विषय वस्तु में वार्षिक विषय वस्तु के रूप में शामिल करना। अर्थात एजुकेशन के या शिक्षण के हर एक पहलू में पर्यावरण को शामिल करना। बच्चा अगर फर्स्ट में है, कक्षा 1 में है, तो उसके भी विषय वस्तु में पर्यावरण के बारे में उस स्तर पर लिखा जाए कि ताकि वो पर्यावरण के बारे में सोच सके। दूसरे क्लास में है तो उसके अकॉर्डिंग, तीसरे क्लास में है तो उसके अकॉर्डिंग, और अगर प्रस्नातक स्तर पर है तो उसके अकॉर्डिंग विषय वस्तु में पर्यावरणीय शिक्षा को शामिल किया जाए। निश्चित तौर पर ऐसा हुआ है, लगभग हर कक्षाओं में पर्यावरण से संबंधित चीज़ें जो हैं शामिल की गई हैं, लेकिन अधिकतर यही देखने को मिला है जो क्लास 1 में है वही क्लास 2 में, वही क्लास 3 में, जो कक्षा 6 में है, 7 में है, 8 में है, वही 9 और 10, 11, 12 में शामिल कर दिया गया। तो इससे कोई मतलब नहीं है कि चीज़ों को बार बार वही सामने आई हमारे। हम इसका एक स्तर निर्धारित करें कि किस क्लास के बच्चों को किस प्रकार से पर्यावरण का विषय वस्तु शामिल किया जाए, और ये सक्रियता के साथ। स्नातक में यहाँ तक ये हाल है, स्नातक 3 वर्ष का माना गया है। 3 वर्ष में हमें पर्यावरणीय शिक्षा एवं राष्ट्र गौरव की परीक्षा पास करनी होती है। जब तक हम इसे पास नहीं करते हैं, हमारी डिग्री नहीं बनती, हम पास नहीं होते हैं। तो यहाँ पे सोचने की बात है, क्या इसको हम कंपलसरी स्नातक स्तर पर हर एक श्रेणी में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग पर्यावरण के बारे में सोचेगा, पर्यावरण के बारे में शिक्षा प्राप्त करेगा और समाज में जा कर के लोगों को शिक्षित भी करेगा, और ऐसा परस्नातक स्तर पर भी होना चाहिए। अगला पॉइंट है, पर्यावरण से संबंधित हो रहे कार्यों का क्रियान्वयन कागज पर ही नहीं अपितु पटल पर दर्शाना। लगभग पिछले कई वर्षों से जुलाई के पहले सप्ताह में लोग पौधारोपण करते हैं। कहीं पर लक्ष्य कई करोड़ रखा जाता है तो कहीं पर लक्ष्य कई लाख रखे जाते हैं, और ये ऐसा पिछले लगभग 6-7 सालों से हो रहा है। देखा जाए तो अब तक अरबों खरबों पेड़ लग चुके होंगे या लगे होने चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है। कागजों पर अंकित ज़्यादा है, पटल पर परिलक्षित कम हो रहे हैं, या जहाँ पर लगाए भी जा रहे हैं पेड़ उनकी देखभाल नहीं हो रही है। जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है उसके जन्म से लेकर के बड़े होने तक, ठीक उसी प्रकार से एक वृक्ष के बारे में लोगों को सोचना चाहिए। वैसे ही हमें वृक्षों को विकसित करना चाहिए और उसका रोपण करने के बाद उसकी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं होती हैं, पर्यावरणीय समस्याएं होती हैं, सामाजिक समस्याएं होती हैं, और ये सभी समस्याएं कहीं ना कहीं पर्यावरण वृक्षों को विकसित नहीं होने देती हैं, वो बढ़ नहीं पाते हैं।
तो हमें इसके बारे में सोचना होगा कि किस प्रकार से उनको संरक्षित किया जाए और उनका विकास हो। विश्व पर्यावरण दिवस से संबंधित आज का मेरा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इसे पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और आपके जो महत्वपूर्ण सुझाव होंगे आप हमें उसके बारे में बतलाएंगे। धन्यवाद।